हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केचिंग के बारे में। मैं आपको बताऊंगा स्केचिंग के थोड़े एडवांस टिप्स, जो कि आप रफ स्केचिंग से आगे क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैं मटेरियल यूज़ कर रहा हूं ये रफ शीट है, जिसको आप न्यूज़ प्रिंट शीट बोलते हैं। ये पेंसिल सॉफ्ट पेंसिल है, चारकोल वाली, जो आप ऑब्वियसली यूज़ करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे काम करते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्केचिंग के बारे में। सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है, जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं पोर्ट्रेट के ऊपर, तो वही है बेसिक जो आप करते हैं स्टार्टिंग। तो कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ वही चीज़ें हैं जो आप डेली स्केचिंग में यूज़ करते हैं। पहले आप फेस का जो बेस पॉइंट लेते हैं, आउटलाइन लेते हैं, वही चीज़ें हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और कन्फ्यूज़न ज़्यादा नहीं बढ़ाता मैं आपकी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सुन के या किसी से पढ़ के या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रेफरेंस लेके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं वर्क के बारे में, और वहाँ पे रिज़ल्ट पे नहीं पहुँच पाते जो आपका होना चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल ईज़ी तरीके से बताऊँगा। सबसे पहले स्केचिंग की जो आउटलाइन है, स्केच की आउटलाइन है, वो हम कर लेते हैं। एक रफ़ आइडिया है जिसको हम ज्योमेट्रिकल शेप बोल सकते हैं, आपकी मेज़रमेंट बोल सकते हैं कि आप मेज़रमेंट करो किसी चीज़ को किस तरीके से लेना है। ये सारी चीज़ें इसमें मैनेज हो जाती हैं। तो आपके पास यहाँ पे एक आइडिया आ जाता है कि आपका स्केच जो है पेज के ऊपर या किसी शीट के ऊपर कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है। ये एंगल्स जो आप देख रहे हैं स्केचिंग के, ये बहुत ही रफ लिए हैं मैंने। कोई मेज़रमेंट इतनी ख़ास नहीं लेनी, क्योंकि ये स्केचिंग है बिल्कुल रफ, जिसको आप बोल देते हैं। वो एक आइडियल चीज़ है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और चीज़ों का बस एक बैलेंस आपने रखना है। जैसे रिदम जो है लाइंस का, एक स्केच का, वो उसमें रखना है कायम, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, और जो मेन होती है, जैसे अभी मैं लाइंस कर रहा हूँ, तो रफ स्केच से पहले आप एक मेजरिंग लाइन जो अभी ली है, तो अभी मैं इसको रफ स्केच कर रहा हूँ, क्योंकि जो बेस है बिल्कुल वही आपको बताता है कि स्केच की कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है। अभी मैं जो डार्कनेस दे रहा हूँ, डार्क लाइन लगा रहा हूँ, फाइनल लाइन दे रहा हूँ, वो उसी का ही एक पार्ट है जो आपने बिल्कुल रफ लिया है। लाइंस को इस तरीके से कंट्रोल करो कि आपको बिल्कुल हाईलाइट सोच के चलो पहले, क्योंकि आपकी जो लाइन है वो बहुत शार्प लगेगी, डार्क लगेगी। तो इससे क्या होता है, आपके स्केच की जो ब्यूटी है या फिर आपका कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो आपको हवा में पेंसिल चलानी आनी चाहिए। मेरा मतलब है, पेंसिल को बहुत लाइटली जो छूती है पेंसिल पेज के ऊपर, तो हल्की पेंसिल चलाने की कोशिश करो। उससे आपका कंट्रोल ज़्यादा बढ़ता है पेंसिल के ऊपर। नहीं तो जब आप अनजान होते हो पेंसिल चलाते हुए, तो आपकी चारकोल पेंसिल बहुत दबा के चलती है, बहुत डार्क लाइंस लगती हैं। तो उसको कंट्रोल करने का ये एक ख़ास तरीका है कि पेंसिल को जितना आप लाइट चला सकते हैं, वो एक आपकी पेंसिल का कंट्रोल हो जाता है, माना जाता है। स्टार्टिंग में जब भी आप कोई भी स्केच बनाते हैं या फिर कुछ भी आप ड्राइंग बनाते हैं, तो पेंसिल को लाइट चलाएं और कोशिश करो कि इफेक्ट चीज़ का दें, यानी कि एक इम्प्रेशन जो है वो चीज़ का रखें, उसकी डिटेलिंग में नहीं जाना। जैसे कि फेस है, उसके एक्सप्रेशंस हैं, उसके जो बॉडी लैंग्वेज है, या फिर उसकी लाइट एंड शेड्स, टोन्स और हाइलाइट्स हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि एक सब चीज़ों को मिलके एक कंपोजिशन बनती है, एक मिलके एक फिगर्स बनती हैं, एक पेंटिंग्स बनती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आप स्केचिंग में इतना ज़्यादा नहीं सोचना। स्केचिंग में क्या चीज़ होती है, स्केचिंग में ओनली इतना सोचो कि आपका जो स्केच है वो रिदम में है, पूरा बैलेंस में है। तो ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट तब लगती हैं जब आपका स्केच कहीं खड़ा हुआ है, तो आपका स्केच कहीं टेढ़ा ना लगे, गिरता हुआ ना लगे, उसका बैलेंस कमज़ोर ना हो।
तो सिर्फ इतना ज़रूरी होता है। उसमें लाइट एंड शेड, टोन्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है ड्राइंग में। जब आप कोई भी फिगर की ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें ये चीज़ फ़ेल होती है। और स्केचिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो स्केचिंग में जस्ट आपका मेनली फ़ोकस कहाँ रहता है, एक तो डार्क लाइन के ऊपर। जैसे अभी मैंने जस्ट आउटलाइन ली है, तो उसकी हल्की-सी लाइन देके उस स्केच को आपको विज़िबल किया है कि दिखने लगा है। अभी मैं डार्कनेस जहाँ पे दे रहा हूँ, वो चीज़ देखो एक क्लियर करती है स्केच को। हल्की-सी शेडिंग इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि जो स्केच हम आउटलाइन में करते हैं, एक बिल्कुल रफ स्केच, आपने काफ़ी वीडियोज़ देखी होंगी, रफ स्केच भी हमने किए हुए हैं। उसमें क्या होता है, आप डिटेलिंग में बिल्कुल नहीं जाते, टोन्स में नहीं जाते। तो यहाँ पे मैं हल्की-सी आपको शेडिंग करके दिखाऊँगा क्योंकि ये चीज़ अगर हम शेडिंग में ले लेते हैं, तो स्केच का एक एडवांस लेवल चला जाता है। एडवांस लेवल मीनिंग कि एक आउटलाइन है, बिल्कुल बेसिक स्केच होता है, उससे हल्का-सा अगर हम शेडिंग दे देते हैं, टोन्स दे देते हैं या फिर रेंडरिंग स्टाइल में थोड़ा-सा और उसको बढ़ा देते हैं, तो उसको हम एडवांस लेवल बोल देते हैं। एडवांस लेवल का मतलब कि आपको ड्राइंग और स्केच के बीच वाला पार्ट आ जाता है। क्योंकि आप स्केचिंग के बाद आप ड्राइंग करना चाहते हो, उसमें कलर फिल करना चाहते हो, वाटर कलर, ऑयल कलर या फिर कंपोजिशन बनाते हो। तो ये चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है आपको एडवांस लेवल भी करना, उसकी ड्राइंग्स भी करनी, उसके बाद उसके लाइट एंड शेड, टोन्स, ये सारी चीज़ें मतलब मैनेज करना, उसके अंदर फिल करना। उसके बाद आपकी वैल्यू की बारी आती है, आप वैल्यू सीखते हैं कलर्स की, उसके बाद आप कलरिंग करते हैं। मतलब एक प्रोसेस होता है, जिसको मैं अगर स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँ तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन बेस जो है मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल स्केचिंग और रफ स्केच के बाद आप इस चीज़ के ऊपर पहुँचते हो कि आप शेडिंग करना सीखो, धीरे-धीरे उसमें टोन्स फिल करना सीखो। उससे आपको कलरिंग करना आसान हो जाएगा। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ा-सा आगे का स्टेप ले लेती है क्योंकि कलर्स करना इतना ईज़ी नहीं होता जितना हम स्केच बना लेते हैं, उसके बाद आपको लाइट एंड शेड, टोन्स नहीं समझ आती, तो आप इतना अच्छा कलर कर नहीं पाते। आपको वहाँ पे फिर दिक्कत आती है कि आपकी जो फिगर है कहीं न कहीं 3D नहीं बन रही, 2D बन रहा है, आपको फ्लैट लग रहा है। तो ये चीज़ें मैनेज करने के लिए आपको ये स्केचिंग और टोन्स फिल करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा लेवल स्केचिंग का हाई रखा है आपको बताने के लिए, क्योंकि अभी तक जो स्केचिंग का पार्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट रहा है, बिल्कुल लाइन स्ट्रोक से रहा है। और इसमें हम थोड़ा-सा शेडिंग करके उसका नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं कि उसके बाद ड्राइंग का जो स्टेप है बहुत नज़दीक रह जाता है, राइट? स्केचिंग का जो पार्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। यहाँ आप स्केचिंग और ड्राइंग के बीच में खड़े हैं। तो ये चीज़ बहुत मेन होती है आपके लिए जो आप इस तरीके के स्केच बनाते हैं। उसके बाद आप अगर कलर करना चाहो तो देखो वहाँ पे वैल्यूज़ आप साथ लेके चल रहे हो। वहाँ पे वाइट शर्ट है, ठीक है? और वाइट शर्ट के बाद आप हल्का सा डार्क ब्राउन मुझे दिख रहा है जो उसके ऊपर पहना हुआ है। तो वो चीज़ें इसकी वैल्यू के हिसाब से हम देख रहे हैं। हालाँकि वो आपको एक्स्ट्रा डार्क लग रहा होगा, बहुत डार्क लग रहा होगा, लेकिन इसके बाद भी हम एक टोन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू का पार्ट हम उसमें फ़िल कर दिया है, जहाँ पे आपको फ़ील रहता है कि ये स्केचिंग का एक अप जो लेवल है वो दिखाई देता है। इस तरीके की स्केचिंग में हम बहुत सारी चीज़ें रख लेते हैं कंपोज़िशन में और बहुत सारी चीज़ें उसमें हटा देते हैं, जैसे आपको सही लगती है, नहीं लगती, स्केचिंग में क्या चीज़ फिट आ रही है, किस चीज़ की ज़्यादा डिटेलिंग होनी चाहिए, कहाँ पे कौन-सा स्ट्रोक ज़्यादा हाई रखना चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंपोज़िशन में फिट हो जाती हैं। ये मैं एक स्केचिंग को कंपोज़िशन लाइक रखा हुआ है कि आपको समझ आए कि हम किस तरीके से एक कंपोज़िशन बना सकते हैं, उसको कंपोज़ कर सकते हैं, चीज़ों को हाईलाइट, हाई डार्क किस तरीके से बना सकते हैं। अभी तक आपने जो सीखा होगा या फिर किया होगा, वो बहुत ही सिंगल स्केच जो मैंने बताए हैं। कंपोज़िशन मैंने बहुत कम आपको अभी तक बताई है। कंपोज़िशन में क्या चीज़ होती है, अभी देखो इसके आस-पास जो चीज़ें पड़ी हैं, वो एक कंपोज़िशन का हिस्सा है। किसी एक चीज़ को हम कंपोज़िशन नहीं बोल सकते। अभी सिंगल फिगर है तो उसके साथ जो भी आस-पास में चीज़ें पड़ी हैं उसका पर्सपेक्टिव है या फिर वो कोई काम कर रहा है या फिर एक फिगर का एक खुद का
एक स्टाइल है। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ के एक कंपोज़िशन बनती है जिसको हम नाम दे रहे हैं। तो इसको करने से पहले आपको वही पर्सपेक्टिव और लाइट एंड शेड, टोन्स, उसकी ड्राइंग, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी ही है। उसके साथ-साथ आपको बैलेंस देखना है। बैलेंस मीन्स कौन-सी चीज़ कहाँ पे फिट हो रही है, कितनी वैल्यू पे हो रही है, कौन से कलर्स आ रहे हैं अगर आप कलरफुल कर रहे हैं तो। स्केचिंग में आपको कलरफुल चीज़ों को हटा के आपकी नज़र को आपको ब्लैक एंड वाइट करनी पड़ती है। आपको जो वैल्यू वाली चीज़ है वो वहाँ पे काम आती है कि आप कौन सी चीज़ किस वैल्यू में बना रहे हैं। कौन से कलर्स को आप कितनी वैल्यू से देख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाकी जो स्ट्रोक्स हैं आपके पेंसिल चलाने का स्टाइल है जो आप बहुत कम जो काम करके ही कंप्लीट स्केच बना लेते हैं, वो एक बहुत ज़रूरी पार्ट हो जाता है यहाँ पे। जैसे मैं अगर बात करूँ तो आपके पेंसिल की प्रैक्टिस कितनी है, आप कितना स्ट्रोक्स में काम कर सकते हैं, आप अपनी कंपोजिशन में क्या-क्या चीज़ें और देख सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अपनी पेंसिल से स्ट्रोक कर सकते हैं, उनको रेंडरिंग करके उसको रफ़ कर सकते हैं या फिर कोई कलर्स ऐसा देके या फिर उसके टोन्स ऐसे देके आप हाइलाइट कर सकते हैं या फिर उसको बैकग्राउंड में शिफ्ट कर सकते हैं। ये सारी वैल्यू की चीज़ें होती हैं। आप कितना कलर्स को म्यूट करते हैं, ठीक है? अगर आप स्केचिंग में करते हैं तो उसको रेंडरिंग स्टाइल में आप कितना रफ़ कर सकते हैं, उन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। हाइलाइट वाली चीज़ को आप कितना निखार सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप खुद के ऊपर से लेके आ सकते हैं। आपकी ऑब्ज़र्वेशन बताती है आपको कि क्या तरीका है स्केच करने का, कौन-सी चीज़ आपको हाइलाइट लग रही है, कौन-सी हाई डार्क लग रही है। मैं इसलिए आपको ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कहने से बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी नहीं आप में, क्योंकि आपका एक खुद का भी एक नज़रिया है, आपका खुद का एक दायरा है जहाँ पे आप सोच सकते हैं। क्योंकि मैं अगर एक लेवल की बात करता हूँ, अगर मैं स्केच बना रहा हूँ, तो मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो हाइलाइट्स क्या है। अभी अगर मैं फ़िगर की बात करता हूँ, तो फ़िगर की जो शर्ट है वो बहुत ही मर्ज़ हुई नज़र आती है। अगर मैं यहाँ पे हल्का-सा बैकग्राउंड में थोड़ा शिफ्ट कर दूँ, इसको डार्कनेस दे दूँगा तो वो चीज़ें जो हैं वो हाइलाइट निकल के आती हैं जो वाइट है, ठीक है? जो अभी हाइलाइट्स वाली चीज़ें हैं उनकी छोड़ो, अगर आप मैं यहाँ पे डार्क पे काम कर रहा हूँ। जो चीज़ें इसके पास पड़ी हैं आस-पास जो कंपोज़ कर रही हैं, इसको कंपोज़िशन तैयार कर रही हैं इसकी, तो वहाँ पे मैं हल्की-सी डार्कनेस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है? अभी जो भी चीज़ें इसके आस-पास हैं, मैं सिर्फ़ स्ट्रोक से काम कर रहा हूँ, उसकी कोई डिटेलिंग नहीं दूँगा। तो वहाँ पे स्ट्रोक काम करते हैं मेरे कि स्केच को फ़ोकस कितना कर पाता हूँ मैं, राइट? तो यही चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आप कितना उस चीज़ को हाइलाइट्स करने के लिए क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। अभी जो मुझे शोल्डर नज़र आ रहा है उसका, तो वहाँ पे हल्की-सी मैं डार्क टोन दे रहा हूँ बैकग्राउंड में, ताकि वो हल्का-सा हाइलाइट हो, थोड़ा उभर के आए। बैकग्राउंड में जो रेंडरिंग कर रहा हूँ, वो हल्की-सी बैकग्राउंड में चली जाए। मतलब बहुत शेडिंग करने से, बहुत ज़्यादा काम करने से, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग देने से कोई चीज़ इतनी निखर के नहीं आती। आपके जो इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब आपको नॉलेज है चीज़ों को समझने की, आप स्ट्रोक से काम कर सकते हैं। अभी वहाँ पे मुझे ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दें, क्योंकि वहाँ पे जो काम किया बहुत ही ब्लर काम किया है, बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम किया हुआ है। तो मैं हल्का-सा यहाँ पे वैसे ही काम करूँगा, वैसे ही स्ट्रोक करूँगा। तो आपको एंड में ये चीज़ हल्की नज़र आएँगी, लेकिन जो आपका मेन फ़ोकस है, जो आपका स्केच है, फ़िगर है आपकी, वहाँ पे आपकी नज़रें जाएँगी। क्योंकि जो चीज़ आप हाइलाइट करना चाहते हैं, आपका फ़ोकस वहीं पे होना चाहिए, बाकी वाली चीज़ों पे इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं होना चाहिए। कंपोज़िशन में बाकी चीज़ों को आप हाइलाइट या हाई डार्क नहीं करना, क्योंकि उसमें मिडल में रखें। हाइलाइट, हाई डार्क आपकी जो मेन फ़ोकस वाली चीज़ है, मेन फ़िगर है, वहाँ पे रखोगे तो ज़्यादा जो स्केच है वो अच्छा बनेगा। ज़्यादा अच्छा उसकी 3D लुक जो है वो आएगी। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार जैसी आपकी स्केचिंग स्टाइल है, जो आप
सीधी-सीधी फिगर्स करते हैं, फिर उसमें शेडिंग में ज़्यादा फ़ोकस रखते हैं कि उसकी टोन्स क्या है, शेडिंग क्या है, बहुत बारीकियाँ देखते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं होता कि आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, ठीक है? आप बोल्ड स्ट्रोक रखो और नॉलेज इस चीज़ की होती है कि आप उस चीज़ को हाइलाइट कैसे करते हो, उसको आप हल्का-सा 3D लुक कैसे देते हो। देखो अभी मैं बैकग्राउंड में जो स्ट्रोक लगा रहा हूँ, हल्की-सी रेंडरिंग कर रहा हूँ, उससे क्या है हमारा जो व्हाइट शर्ट है, वो नज़र आने लग गया है। जो फिगर है वो एक तरीके से 3D लुक देने लगी है हल्की-सी। इस तरीके से आपकी जो हाइलाइट्स हैं वो फिगर में आ रही है और जो मैं रेंडरिंग कर रहा हूँ वो बैकग्राउंड में जा रही है। समझ रहे हो इस चीज़ को? क्योंकि चीज़ों को ज़्यादा डिटेल देने से कुछ नहीं होता। चीज़ों में ऑब्जर्वेशन ये लगाओ कि वो चीज़ किस वैल्यू में है और कौन-सी वैल्यू वहाँ पे आपको 3D स्केच बनाने में मदद करती है या फिर थोड़ा-सा उसको हाई लेवल करती है या फिर उसको ब्यूटी देती है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आपका जो वर्क है डिटेलिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, जितना आप बोल्ड स्केच में बहुत अच्छे जो स्ट्रोक करके आप बना सकते हैं, स्केच को और ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। मेरा समझाने का तरीका जो है वो यही है कि आप ऑब्जर्वेशन पे काम करो, अपनी जो नज़रिया है उसके ऊपर काम करो। ज़्यादा चीज़ें मैं आपको किसी और तरीके से बताऊँगा। आप किसी और यूट्यूबर से या फिर किसी और से आप देखोगे, समझोगे तो वो किसी और तरीके से आपको बताएगा। तो आपकी कहीं न कहीं जो कन्फ्यूज़न है वो बढ़ती नज़र आएगी। मतलब आप वो काम नहीं कर पाओगे जो आपको करना चाहिए, जो आपकी खुद की नॉलेज है, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं। तो इस तरीके से आप ट्राई करके देखो, ये मेरे स्केच करने का एक अपना जो स्टाइल है, जो मैं अपने तरीके से करता हूँ, ये मेरा खुद का स्टाइल लगाओ या फिर मैं जहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, वो काम करता हूँ। इस तरीके से मुझे पेंसिल चलाना या फिर स्ट्रोक्स लगाना मुझे कंफर्टेबल रहता है ऐसे काम करना। तो हो सकता है कि आप किसी और स्टाइल में कंफर्टेबल हों, किसी और तरीके से काम करते हो, ज़रूरी नहीं कि यही स्टाइल में आपको काम करना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपको जो यूट्यूबर या फिर कोई भी सिखाता है, यहाँ पे जो आप फॉलो करते हैं जिसको, तो वो अपने स्टाइल को बताएगा, अपने स्टाइल की कॉपी करने को बोलेगा कि इस तरीके से करो, ऐसे बनाओ, ऐसे ये स्ट्रोक करो, ये पेंसिल यूज़ करो, ये पेज यूज़ करो। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप इन चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। आपके पास जो मटेरियल है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, बस आप कंफर्टेबल रहो कि आप कौन से स्टाइल में काम करना चाहते हैं। जहाँ पे आपका हाथ टिक गया है, आप कंफर्टेबल हैं, आपकी पेंसिल जैसे भी आप होल्डिंग करते हैं, उसको चलाते हैं, तो वो भी आपका एक स्टाइल बन जाता है। आपको कंफर्टेबल जो है चीज़ सही बनने लग जाती है, तो कहीं न कहीं वो फिर बाद में आपके स्टाइल में बदल जाती हैं चीज़ें। तो कोशिश ये करो कि आपकी ऑब्ज़र्वेशन जो है उसके ऊपर काम करो। अपने देखने का नज़रिया जो है वो कहीं न कहीं जहाँ पे अटका हुआ है वहाँ से निकालो और सही जगह पे लेके जाओ। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं गौर से, तो कहीं न कहीं वो चीज़ वहीं पे रह जाती है। आपका देखना बहुत ज़रूरी है। आप रेफ़रेंस को कम से कम 10-15 मिनट देखो, उसको समझो कि किस तरीके की चीज़ हम बना रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें उसमें दी गई है, हाइलाइट्स कहाँ है, डार्क क्या है, वो 3D किस वजह से लग रहा है या फिर कहीं पे फ्लैट कलर है तो वो क्यों दिया गया है। होप सो इस वीडियो से आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।